बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 9 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान मुसन्निफ़ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 9 सफ़ा नंबर 114 से। मैंने जब उसे देखा तो देखकर मैं साकित रह गया। यूं लग रहा था जैसे ज़मीन ने कदम पकड़ लिए हों, जैसे दिल की धड़कनें बंद हो गई हों। वो एक बुक स्टॉल के पास खड़ी हुई थी। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। उसके बाल ज़ाफ़रान की मानंद सुनहरे, चमकीले और हल्के सुर्खी माइल थे। उसका जिस्म बेहद गुदाज और स्टोल था। यूं लगता था जैसे सर से पांव तक किसी हसीन बुत तराश ने एक मुजस्मा तराश दिया हो। उसके नाखून लंबे लंबे और गहरे सुर्ख थे और उसकी आंखें आतिश फिशा थीं। मैंने पहली बार घबरा कर नज़रें झुका लीं, क्योंकि उसकी आंखों से एक अजीब सा जलाल टपकता था और उसे देखने वाले के दिल में एक सर्दी की सी लहर दौड़ जाती थी। बड़ी बड़ी गैर मामूली तौर पर कुशादा नीली रंग की आंखें जो शीशे से बनी हुई मालूम होती थी, लेकिन गौर से देखने पे यूँ लगता था जैसे इन आंखों से चिंगारियाँ फूट रही हो। मैं यूं ही साकत और जामिद खड़ा उसे देखता रहा। यूँ लगता था जैसे उसके वजूद ने मुझे हिप्नोटिज्म का शिकार कर दिया हो। फिर अचानक ही उसने मेरी तरफ देखा और नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा दी। लबों का हफीफ सा खिंचाव, यूँ लगता था जैसे बिजली से कूद गई हो। उसने मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराहट का मुजाहरा क्यों किया था? अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरी उससे गहरी शनासाई हो। असल में बात यह है कि इंसान जब किसी के बारे में इस तरह की कोई राय कायम कर लेता है तो उस पर तरह तरह की कैफियतें गुजरती हैं। मैं उसे देखता रहा। फिर अचानक ही उसने रुख तब्दील कर लिया और वहाँ से आगे बढ़ गई। दिल तो चाहा उसका पीछा करूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। और उसी वक्त मेरे दोस्त जीशान ने मुझे टोका। आदिल शाह, मेरे जहन में एक मंसूबा है। देखो, सामने बस स्टैंड को देख रहे हो? ये बस सियाहों के लिए है और उन्हें इस इलाके में दरियाफ्त होने वाले नए एहरामों की तरफ ले जाती हैं। क्या ख्याल है, क्यों ना हम थोड़ी देर उनकी सैर कर आएं? न जाने क्यों बेहतियात तौर पर मेरे मुंह से हाँ निकल गया था। मैं तो इस वक्त बड़ी ही अजीबोगरीब कैफियत का शिकार था। चुनाचा एक मामूल की तरह मैं जीशान के साथ चल पड़ा और उसके बाद हम इन बसों तक पहुंच गए। जीशान ने बस का टिकट खरीदा और उसके बाद वो बस में दाखिल हो गया। मैं ज़रा भी होशो हवास के आलम में नहीं था। मेरे जहन में वही गैर मामूली वजूद नाच रहा था। थोड़ी देर के बाद बस चल पड़ी तो होशो हवास में वापस आया। जीशान खुद भी लापरवाह सा आदमी था, इसलिए उसने अभी तक मेरी तरफ गौर नहीं किया था। लेकिन मैं बिल्कुल ही अहमकों की तरह बैठा बाहर देख रहा था। बस शहरी हदूद से आगे निकल गई थी और मैं बाहर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान को देख रहा था। मैंने एक तरफ निगाह दौड़ाई और फिर देखता ही रह गया। ये वही पुरस्कार वजूद था जो मुझे एक जगह नज़र आकर अपने आप में गुम कर गया था। उसने मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर वही हफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। वो एक सीट की जानिब बढ़ रही थी और चंद लम्हात के बाद उस सीट पर बैठ गई। बस बेआवाज़ सफ़र कर रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब व फराज देखे थे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि मेरे असाब बुरी तरह कशीदा हो गए थे। आखिर इसकी शख्सियत में ऐसी क्या बात है? मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहा है। फिर मैंने गौर किया कि उसने भी इस लड़की को देख लिया है और वो भी उसके हुस्न से मुतासिर हुआ है, क्योंकि उसकी निगाहें भी उसी पर जमी हुई थी। खासी देर गुजर गई, फिर उसने मेरी जानिब रुख किया और खुद ही मुझसे मुखातिब हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन बात थी। उसकी आवाज़ भी इसी कदर शिफाफ थी और शगुफ्ता भी, या यूँ कहा जाए कि जब कोई पसंद आता है तो उसकी हर बात ही पसंद आती है। लेकिन ये हैरानकुन बात थी कि उसने मुझे ही मुखातिब किया है। आपने बताया नहीं? जी जी हाँ, मैं अब इसकी आवाज़ के सहर में खो गया था। उसकी आवाज़ में एक एहसास में खो जाने वाली गूंज थी, एक अनोखी तमकिनत थी। यूँ लगता था जैसे चांदनी की बहुत सारी घंटियाँ धीरे धीरे बज उठी हों। वो मुसलसल मुझे ही देख रही थी। फिर उसने कहा,
میرا نام عطاشیہ ہے۔ عطاشیہ، آپ مجھے اپنا نام نہیں بتائیں گے؟ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، ایسا گھونسا جس سے انسان اپنے آپ کو بمشکل تمام سنبھال سکے۔ عجیب و غریب بات تھی، اس کا نام بھی عطاشیہ تھا، اور غفان حوری نے اپنی محبوبہ کا نام بھی عطاشیہ ہی بتایا تھا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، میرا نام عادل شاہ ہے۔ واہ، یعنی انصاف کرنے والا شہنشاہ، یہی مطلب ہوا نا آپ کی اس بات کا؟ جی ہاں، یہی مطلب ہوا، میری بجائے ذیشان بول پڑا۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ دونوں؟ وہ گویا ہم سے پورا پورا تعارف حاصل کرنے کے موڈ میں تھی۔ ذیشان نے اپنے وطن کا نام بتایا، لیکن بہت عرصے سے ہم در بدر پھر رہے ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک پھرتے رہیں گے۔ مصر میں پہلی بار آئے ہیں؟ یہ میرے دوست عادل شاہ واقعی پہلی بار آئے ہیں اور اب پورے مصر کا چپا چپا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم ان اہراموں کی سیر کرنا چاہتے ہیں جو تازہ تازہ دریافت ہوئے ہیں۔ مصر تو ہے ہی اہراموں کی سرزمین، تازہ یا پرانے کی بات ہی کیا۔ یوں سمجھ لو کہ جب انسان کی نگاہیں حسین جگہوں کو دیکھ لیں۔ اس نے بڑے ہی شفاف لہجے میں کہا۔ پھر بولی، میرا خیال ہے کہ یہاں کا موسم آپ لوگوں کے لیے گرم ہے۔ کوئی خاص بات نہیں، ہاں میں کیونکہ انگلینڈ وغیرہ میں زیادہ رہا ہوں، اسی لیے مجھے یہاں کا موسم گرم لگا ہے۔ ویسے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا تعلق مصر سے ہی ہے۔ میرا تعلق؟ وہ دھیرے سے مسکرائی اور پھر ہنس پڑی۔ پھر اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر کی طرف اٹھ گئیں اور یوں لگا جیسے وہ باہر کے مناظر میں کھو گئی ہیں۔ خود میں نے اور ذیشان نے کئی بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گہری محفیت کے عالم میں خلا میں گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور زیادہ کشادہ ہو گئی تھیں۔ یہ بات خاص طور سے میں نے محسوس کی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ریگستان میں کوئی ایک ایسی چیز ڈھونڈ رہی تھی جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہوئی تو ہم دونوں بھی پرسکون ہو گئے۔ ذیشان اس کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ہی جیسے وہ خود سے کچھ کہنے لگی، اس نے ہماری طرف دیکھے بغیر کہا، یہ سب کچھ میری زندگی سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ میں اسے کبھی بھول نہیں سکتی۔ عالم امنال تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی سے میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اس کی اس بڑبڑاہٹ کو ہم دونوں حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میں خاص طور سے اس لیے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ اس نے اپنا نام عطاشیہ بتایا تھا اور غفان حوری نے بھی بڑے ہی اہتمام سے یہ نام لیا تھا اور اس کے بارے میں مجھے ایک انوکھی کہانی بھی سنائی تھی۔ کیا یہ واقعی غفان حوری کی محبوبہ عطاشیہ ہی ہے؟ لیکن کیا یہ کوئی صدیوں پرانی روح ہے؟ مجھے ایک خفیف سی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، لیکن میں خود بکھر سا چکا تھا۔ باہر تو اور ہم سفر کرتے رہے۔ تحت نظر ریتلے صحرا بکھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ اہراموں کے پہاڑ ابھرے ہوئے تھے۔ مصر کو ویسے تو میں نے بہت اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ مصر بہت زیادہ پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ حالانکہ لیانوس کا مقبرہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ فہدی اور زاغل بیچارے ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیتے رہے تھے، لیکن گھاٹے میں وہ بھی نہیں رہے تھے۔ کچھ وہ لیانوس کے مقبرے سے اٹھا لائے تھے، وہی ان کے اطمینان کے لیے کافی تھا، جبکہ میں نے حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ اور وہی کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ کھانے کے چکر میں یوں سمجھ لے کہ تھوڑا بھی کھو بیٹھا تھا۔ بہرحال ہم جب اپنی منزل پر پہنچے تو ہم نے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی ہی پراسرار وادی تھی، کہ کسی قدر گہرائیوں میں واقع تھی، اور گہرائیوں میں یہ اہرام ظاہر ہوئے تھے جنہیں صاف شفاف کر کے سیاحوں کے لیے بہت ہی خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ ذیشان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم لوگ بس سے اترنے لگے تو ایک موٹے اور بدے بدن کی عورت تھل تھل کرتے ہوئے بدن کے ساتھ بس کی جانب دوڑتی ہوئی نظر آئی اور ہمارے قریب پہنچ گئی۔ عطاشیہ نیچے اتری تو اس عورت نے اس کا ہلکا پھلکا سامان اتار لیا اور اس کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے بغیر سیدھی چلی گئی۔ ذیشان مسکرانے لگا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا اور کہا، تم مسکرا رہے ہو ذیشان؟ ہاں، کیوں؟ عورت ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے اس کا تجاہل عارفانہ نہیں دیکھا؟ پھر وہی سوال کروں گا، کیا مطلب؟ یار کتنے خوبصورت انداز میں اس نے ہمارے ساتھ سفر کیا اور اس کے بعد اس طرح اتر کر چلی گئی جیسے شناسائی ہی نہ ہو۔ تو پھر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سرزمین مصر پر تمہیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے، کبھی اپنے آپ کو ان واقعات میں گم مت کر دینا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب میں اس کو کیا بتاتا
कि इस नाम से मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाबस्ता है। ज़ीशान ने कहा, आओ इन अहरामों को देखें जिसके लिए हमने रेगिस्तानों का लंबा सफ़र तय किया है। ये जगह क्या कहलाती है? लोग इसे मुख्तलिफ नाम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे नए अहरामों के नाम से पुकारा जाता है। इसका कोई खास नाम सरकारी तौर पर नहीं रखा गया, चूँकि उसकी दरियाफ्त को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हम लोग इधर उधर घूमते फिरे और फिर उसके बाद एहरामों में दाखिल हो गए। एहराम तकरीबन यकसा ही होते हैं, ठंडे और पुरस्रार। यूँ लगता है जैसे इन एहरामों में रूहों की पूरी आबादी हो, नज़र ना आने वाली रूहों की। और जब वो इधर उधर गुजरती हैं तो माहौल में एक अजीब सी सरसराहट और ठंडक पैदा हो जाती है। हम बहुत देर तक वहाँ रहे और उसके बाद मैंने ज़ीशान से कहा, क्या वापसी अभी होगी? क्या चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब है यहाँ आने के बाद। वो दोबारा नज़र नहीं आई। मेरे दोस्त, तुम्हें इस तरह के बहुत सारे किरदार मिलेंगे और हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या हैं। ऐसे किसी चक्कर में ना ही पड़ो तो बेहतर है। तुम कुछ समझाने का ज़्यादा ही शौक़ रखते हो। हाँ, इसकी वजह है। क्या? मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जब मैं दोस्त बनाता हूँ तो यकीन करो उनके लिए जान की बाजी लगा देने को तैयार रहता हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो ज़ीशान, मैंने जवाब दिया। बहरहाल अताशिया इस तरह मेरे सामने आई थी कि अगर ये गुफ़ान हूरी की महबूबा अताशिया ही है तो फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सरज़मीन मिस्र की उन पुरस्कार कहानियों का ही किरदार है जो अजीबोगरीब अंदाज में 2 दफ़ा मेरे इल्म में आ चुकी हैं, और उनका मौजूद गफ़ान हूरी ही है। बहरहाल हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और उसके बाद से वहाँ हमारी वापसी हो गई। मुझे अजीब सा एहसास था कि वो दोबारा मुझे नहीं मिली। ज़ीशान एक मस्त मौला आदमी था। कारोबार के लिए उसने कुछ तरीक़ेकार इख्तियार कर रखे थे। फास्फोरस का कारोबार वैसे भी हासा पुरस्कार था। ये फास्फोरस ज़ीशान कहाँ से हासिल करता था इसका मुझे कोई इल्म नहीं था, लेकिन माली तौर पर उसे काफ़ी फरागत थी। हम वापस आ गए और उसके बाद ज़ीशान ने एक होटल में कमरा हासिल कर लिया और बोला, कुछ वक्त यहाँ गुजारना है। मुझे अपने कुछ कारोबारी दोस्तों का भी इंतज़ार है। तुम्हें घबराहट तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ठीक है। बहरहाल हम इस होटल के एक कमरे में मुकीम हो गए और मुझे हैरत हुई क्योंकि उसके बाद मैंने यानी 4-5 दिन के बाद एक बार फिर अताशिया को देखा। ये एक अनोखी सी कैफियत थी मेरी, क्योंकि अताशिया इसी होटल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ठहरी हुई थी जिसमें इस वक्त मैं और ज़ीशान मुकीम थे। मुझे यूँ लगा जैसे ये खूबसूरत सहाब हो वो मेरे तसव्वुर में बसी हुई थी। इसलिए मुमकिन है कि मैंने किसी और की सूरत को देखा हो। बस यूँ लगा जैसे एक बिजली से चमक गई हो या खुशबू का एक दिल नवाज झोंका आए और जाए। मैं यहाँ होटल की बालकनी में खड़ा हुआ था और आज ही ज़ीशान ने कहा कि वो जिन दोस्तों का इंतज़ार कर रहा है वो नहीं आए। हम लोगों को गज़ा रवाना होना होगा। मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता था? मैं तो कोई खास काम रखता नहीं था। बहरहाल वो मुझे नज़र आई। दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी हुई थी और बहुत गौर से मुझे ही देख रही थी। मैं हैरान रह गया। वो इस तरह मुझे देख रही थी जैसे उसे मुझसे कोई शिकायत हो। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल होगी। मैंने न जाने क्यों इसके बारे में ज़ीशान को कुछ नहीं बताया था। ज़ीशान ने गज़ा रवाना होने के लिए टैक्सी की थी और टैक्सी ड्राइवर नीचे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम तकरीबन रवानगी के लिए तैयार हो गए थे। मुझे होटल छोड़ते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा था। काश हम इस तरह रवाना होने का तसव्वुर न कर पाते और ज़ीशान अभी यहीं ठहरता तो मैं ज़रूर इससे मुलाकात करता। लेकिन असल बात यह थी कि मैंने ज़ीशान को कुछ बताया ही नहीं था। टैक्सी में बैठने के बाद हम चल पड़े। मुझे यूँ लग रहा था जैसे बहुत ही कीमती चीज़ पीछे छोड़े जा रहा हूँ। ज़ीशान ने भी मेरी इस कैफियत को महसूस कर लिया और बोला, क्या बात है यार, कुछ उलझे हुए हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली। दफ्तन ज़ीशान के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर उसने आहिस्ता से हाथ हिलाया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि उसने किसे हाथ हिलाया था। बहरहाल सफ़र जारी रहा और टैक्सी आगे बढ़ती रही। हम आखिरकार गज़ा पहुंच गए। यहाँ की सूरत हाल हासी संगीन थी। ज़ीशान ने कहा, देखो मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था इसमें मुझे हासी मसरूफ़ियत रहेगी। अगर तुम माइंड न करो तो तुम यहाँ क़याम करो, मैं मसरूफ़ रहूँगा। वैसे यहाँ गज़ा में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती है कि मैं इसके पास नहीं आता। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे बारे में आगाह कर दूँ। तुम यहाँ उसके साथ क़याम करो। ज़ीशान, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम भी महसूस मत करना। नहीं, बोलो, क्या बात है?
बेशक तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलते जुलते रहें, लेकिन मैं किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर बार नहीं बनना चाहता। क्या समझे? यार कैसी बातें कर रहे हो? नहीं ज़ीशान, ठीक कह रहा हूँ मैं। खैर ये बात की बातें हैं। तुम यूँ करो कि मैं तुम्हें हमदानी के पास छोड़ देता हूँ। मैं टेलीफोन करके इसे तुम्हारे बारे में बता देता हूँ, वो तुम्हें बेहतरीन कंपनी देगा। देख लूँगा, अगर मेरा दिल वहाँ लगा तो रुक जाऊँगा, वरना तुमसे फ़ोन पर तो राब्ता रहेगा, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ। तुम फ़िलहाल तो हमदानी के पास चले जाओ, इसका फ्लैट बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें वहाँ लिए चलता हूँ। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी थी। हमदानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा इंसान था, बहुत ही खुश मिजाज और हुस्न परस्त किस्म का इंजीनियर था। वो एक फ़र्म में नौकरी करता था। उसे मिस्र बहुत पसंद था, ख़ासतौर पर वहाँ के कैबरे हॉल, जहाँ जाना उसकी ज़िंदगी का मकसद था। पहले उसकी तैनाती काहिरा में थी, लेकिन अब वो गज़ा में मुकीम था। बहरहाल मिस्र के हसीन माहौल में गज़ा में भी इस किस्म की तफरीगाहों की कोई कमी नहीं थी। वो मुझसे रस्मी तारफ़ के बाद इस तरह घुल मिल गया था जैसे बरसों की जान पहचान हो। कहने लगा, भाई अपनी लुगत में मोहब्बत का लफ्ज़ सबसे नुमाया है और जगह जगह लिखा हुआ है। बस यूँ समझो, थोड़ी सी खराबी है, वो ये कि दोस्तों के साथ साथ हसीन चेहरों के लिए भी जान दे देना हमारे लिए मामूली सी बात है। बहरहाल यहाँ आ गए हो, ज़ीशान ने तुम्हारे बारे में तफसीलात बता दी हैं। अब हम हैं और ये दुनिया है, देखेंगे कि गज़ा हमें किस किस तरह खुशहाल और खुश करता है। क्या समझे? दोस्ती गहरी ही होनी चाहिए, और अब ज़रा मजाज का मसला रह गया है तो वो बाद में तय कर लेंगे। बड़े ही खूबसूरत इलाके हैं यहाँ गज़ा में भी, ख़ास तौर पर वो छोटे छोटे होटल जिनकी खसूसियात शायद तुम्हें मालूम हो या ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इन होटलों में अगर जाओ तो अपनी तन्हाई को दूर करने की कोशिश करो, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल उसके बाद ज़ीशान तो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और हमदानी मुझे गज़ा की सैर कराने लगा। कहरा भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन गज़ा भी मिस्र के रवायती अंदाज में से कम नहीं है। किसी भी बाज़ार में निकल जाया जाए, हुस्न व जमाल के बेशुमार नज़ारे नज़र आएंगे। यहाँ बहुत कुछ मिलता है। हमदानी भी अपने तौर पर बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजार रहा था। ख़ास तौर पर उसकी दोस्ती एक लड़की हीना से थी। हीना मिस्री नज़ाद ही थी, बहुत ही खूबसूरत, दुबली पतली और नाजुक थी। वो मुझसे भी बेतकल्लफ हो गई। हमदानी ने बड़ी ही फराह दिली से कहा, बात दोस्ती की है हीना, ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तुम ज़रा भी तकल्लुफ़ ना करना। मैं ऑफ़िस चला जाया करूँगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि आदिल शाह को गज़ा की सैर कराओ। हीना के पास एक छोटी सी बबल कार थी, वो सुबह ही सुबह आ जाती, रास्ता लिए न जाने कहाँ कहाँ चली जाती। शाम को हमदानी भी आ जाता था और उसके बाद हम सैर व सियाहत के लिए निकल जाते। मुझे यहाँ 4-5 दिन गुजर चुके थे। जब भी कभी अपने बारे में सोचता, हांसी उलझनों का शिकार हो जाता। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए, समझ में कुछ नहीं आता था। उस दिन भी मैं मसरूफ़ था। ज़ीशान आ गया और मुझसे माजरत करने के बाद हिना के साथ कहीं चला गया। मुझे भी दावत दी गई थी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जा सका। तबीयत कुछ नासाज सी थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि घंटी की आवाज़ सुनाई दी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। ये गैर मुल्की लड़की थी, सादा सादा से नकूश की मालिक, लेकिन इंतहाई खूबसूरत बदन वाली। मेरा नाम एरिश है, हीना की दोस्त हूँ, और हीना आप लोगों के बारे में इतना बता चुकी है कि अब एक निगाह में आपको पहचान सकती हूँ। यहाँ पढ़ रही हूँ, अक्सर हीना के साथ मुलाकात हो जाती है। उसने खसूसी तौर पर कहा था कि वह मसरूफ़ हैं, चनाचा मैं आपके पास चले जाऊँ। तफसीली तारुफ तो मैंने करा दिया है। अगर आप मेरे बारे में हीना से मालूमात हासिल करना चाहें तो यकीनन आपके मोबाइल फ़ोन में उसका नंबर होगा। ज़रूरत नहीं है, आपने जो कुछ अपने बारे में कहा है वो काफ़ी है। मैंने खुशदिली से मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। आप मुझे ऐसे आदमी नहीं मालूम होते जो इस तरह घरों में पड़े पड़े तैयार हो जाएं। हम लोग सैर व सियाहत करेंगे, ठीक है, मैंने खुशदिली से कहा और लिबास वगैरह निकाल कर बाथरूम में दाखिल हो गया। एहरिश वाक़ई बहुत अच्छे मिजाज की लड़की थी। उसके पास अपनी कार थी, चनाचा वो मुझे लेकर चल पड़ी और बड़े अच्छे ही अंदाज से उसने मुझे गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कराई। फिर कहने लगी, आओ मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊँ, अजीबो गरीब शख्सियत का मालिक है, चलें वहाँ चलते हैं। उसने एक छोटा सा ऑफिस बना रखा है, उसका नाम हैरन है और उसका ताल्लुक ओंटियार से है, लेकिन अलग मिजाज का आदमी है। हैरन का ऑफिस एक पतली सी गंदी सी गली में था। वो ऑफिस के साथ साथ घर भी वहीं बनाए हुए था। हम इसके घर पहुंच गए।
हेरन की बीवी एक बद्दे मिजाज की मिस्री औरत थी। कोई 2 मिनट के बाद खिड़की का दरवाज़ा खुला और हेरन की बीवी का चेहरा नजर आया। क्या बात है, तुम फिर आ गई? प्रोफेसर हेरन इस वक्त मसरूफ़ हैं। लेकिन मेरी बात तो सुने मैडम। आ जाओ आ जाओ। तुम जाओगे कहाँ? वो बोली और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं खामोशी से इस बद्दे कमरे में दाखिल हो गया। तब एरिश कहने लगी, प्रोफेसर हेरन वाकई इंतहाई काबिल आदमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चेहरा शनास है और चेहरा देखकर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बता देता है। क्या तुम उससे मिलोगी नहीं? आ रहा है आ रहा है, इरिश बोली। चंद लम्हात के बाद जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर एक अजीब सा एहसास दिल में उभरता था। ये एक इंतहाई पस्ता कामत और चौड़े बदन वाला इंसान था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाहर की जानिब उभरी हुई थीं। आंखों में खास चमक भी थी और नाक तो गैर मामूली तौर पर मोटी थी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। सर के सारे बाल साफ हो चुके थे और खोपड़ी की चमक भी शानदार थी। दांत इतने बड़े बड़े थे कि निचले होंठ पर रखे नजर आते थे। एक गाउन में मलबूस था। अलबत्ता उसके हाथों में बेशुमार अंगूठियां पड़ी हुई थी। एक उंगली में 3-3 अंगूठियां नजर आ रही थी और उनमें बड़े बड़े खूबसूरत पत्थर जड़े हुए थे। बहरहाल उसकी शख्सियत बड़ी ही अजीबोगरीब थी। वो मुझे अपनी होनहार नज़रों से घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्या नाम है तुम्हारा? उसका लहजा भी इंतहाई खुरदरा था। मैं चंद लम्हे तक उसे देखते रहा, फिर बोला, आदिल शाह। आदिल शाह। तो तुम आदिल शाह हो? आदिल भी हो और शाह भी। दलेर हो, हालात से लड़ना जानते हो, जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हो। एक बात ज़हन में रखना, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसके दोनों पहलू अपनी निगाह के सामने रखना, नफ़ा भी और नुकसान भी। फिर वो बोला, अबाबील के पुजारी हो? क्या? अबाबील के पुजारी हो? उसने अजीब से अंदाज में कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने ये बात क्यों कही? प्रोफेसर हेरन बदस्तूर मेरे चेहरे पर निगाह जमाए रहा और बोला, क्या तुम मुझे अपनी पैदाइश के बारे में बता सकते हो? पैदाइश? मगर तुम्हें क्या मालूम? मगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे सितारे हादसी उलझन में हैं। हादसी उलझन में? तुम्हारी पैदाइश के फ़ौरन बाद तुम्हारी माँ मर गई थी। हाँ, ऐसा ही है। अब मैं ज़रा नरम हुआ। बाप को भी एक बहुत ही बड़ा हादसा पेश आया था। क्यों? और उस हादसे के बाद वो माजूर हो गया था। मैं सीधा होकर बैठ गया। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक थीं। और तुम जिंदगी की जद्दोजहद में दौलत के शौकीन हो। लेकिन एक बात तुम्हें मैं बता दूं, तुम में एक ऐसा शख्स शामिल हो गया जो तुम नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें अपने आप में समो रहा है। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। क्या फैसला किया? ठहरो, 1 मिनट बैठो। ए लड़की, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ। चलो उठो, उसने कहा और मैं बेख्तियार उठ गया। मैं भी आऊँ? एरिश बोली। बैठी रहो बैठी रहो। जब ज़रूरी मामलात होते हैं तो इसमें मुदाखलत नहीं की जाती। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ। प्रोफेसर की गैर मामूली शख्सियत ने मेरे जहन को माऊफ कर दिया था। वो मुझे लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ही थी। पूरे कमरे में दीवारों पर अलमारियां बनी हुई थीं जिनमें किताबें भरी पड़ी थीं। दरमियान में एक लंबी सी मेज़ थी जिस पर एक लैंप रोशन था और एक अजीब सा आसेबी माहौल मालूम होता था। पूरे कमरे में एक इंतहाई नागवार बदबू फैली हुई थी, ऐसी बदबू जैसे सड़े हुए गोश्त में से आती है। वो मेरी तरफ रुख किए बगैर एक कोने में घुटनों के बल बैठा और अलमारी में से कोई किताब तलाश करने लगा और फिर उसने एक भारी किताब निकाली और फिर इस पर गर्द झाड़ी तो मोटी मोटी गर्द दूर तक फैल गई। अब वो गहरे इन्हमा के साथ इस किताब के सफ़ात पलट रहा था। किताब बेहद ज़हीम थी और ये नहीं मालूम होता था कि इसका मौजू क्या है। कुछ देर के बाद उसने एक सफ़े पर निशान लगाया और उसके मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। काफ़ी देर तक वो बुड़बुड़ाता रहा और उसके बाद उसने मेरी तरफ गर्दन घुमा दी। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था। कहाँ से आए हो? आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर? जो कुछ कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा, लेकिन तुम एक बात समझ लो, बड़ी अजीबोगरीब ज़िंदगी है तुम्हारी और बड़े ही खतरात में घिरे हुए हो। इनसे बचकर अगर तुम निकल गए तो ज़िंदगी पुरसकून होगी, वरना क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनो, तुम्हें कोई हादसा पेश आ सकता है। मैं नहीं जानता कि हादसा किस किस्म का होगा, लेकिन आएगा ज़रूर। वैसे मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा कि तुम हादसे से बच जाओ। क्यों? क्या तुम मुझ पर यकीन रखते हो?
آپ نے جو باتیں میرے بارے میں بتائی ہیں پروفیسر وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. میری بتائی ہوئی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے. میں کبھی وہ بات منہ سے نہیں نکالتا جو غلط ہو. کیا سمجھے؟ بیٹھو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ. زمین پر بیٹھنا صحت کی علامت ہوتی ہے، اس نے کہا. میرے اندر ایک عقیدت سی پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ میں پالتی مار کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا. میں نہیں جانتا تھا کہ باہر ایرش کس سوچ میں ہوگی. میں کیا کرتا، وہ خود مجھے ہی یہاں تک لائی تھی. پروفیسر ہیرن تھوڑی دیر تک خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان کس طرح اپنی شخصیت کو اس طرح تبدیل کر سکتا ہے. بڑی ہی تعجب کی بات ہے. خیر چھوڑو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعات جس طرح بھی گزریں ان کے ساتھ تعاون کرنا، بہت احتیاط رکھنا، کوئی بھی انوکھی بات ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ شاہ عادل. عادل شاہ نام ہے نا تمہارا؟ جی، میں نے جواب دیا. کیا وہ تم تک پہنچ چکا ہے؟ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں سوال کیا. کون؟ میں نے پوچھا. آفس کی بات کر رہا ہوں میں، آفس. ایک بار پھر میرے دل کو ایک دھکا سا لگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس نے بتایا تھا کہ وہ آفس ہے، اور آفس کے بارے میں وہ اچھی طرح پڑھ چکا تھا. آمنس کے بارے میں وہ کتاب میں اچھی طرح پڑھ چکا تھا، لیکن اس نے مجھے عطاشیہ کے بارے میں بھی بتایا تھا. بوڑھے نے مجھ سے دوسرا سوال کیا. میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آمنس تم تک آ چکا ہے؟ آپ وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے طور پر سوچ کر کیا ہے. مجھ سے اس طرح سوال مت کیجیے کہ میری سمجھ میں ہی نہ آ سکے، میں نے کہا، اور وہ ایک دم چونک پڑا. میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر کسی قدر ناخوشگواری کسی کیفیت پیدا ہوئی ہے. پھر اس نے کہا. ہاں میں نے تم سے غلط سوال کیا. خیر چھوڑو، بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اسے ماننا نہ ماننا تمہارے بس کی بات ہے. جو مناسب سمجھو کرو. معافی چاہتا ہوں، تمہاری کوئی خاطر مدارت نہیں کر سکوں گا. چلو اب دیکھو وقت کیا کہانی سناتا ہے. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا. باہر ایرش کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی. اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر پروفیسر کی طرف. جاؤ، خدا حافظ، پروفیسر نے انتہائی بے روحی سے کہا، اور ایرش اپنی جگہ سے اٹھ گئی. وہ کچھ تھکی تھکی سی نظر آ رہی تھی. ہم دونوں باہر نکل آئے تو اس نے کہا. ایک بات تم سے کہوں؟ مناسب سمجھو تو میری بات پر یقین کر لینا. کیا مطلب؟ میں تمہاری بات پر یقین کیوں نہیں کروں گا؟ ایرش، میری کتاب میں تم ایک اچھی لڑکی ہو. شکریہ. مجھے شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے الفاظ میرے لیے بڑی عزت بخش ہیں. معافی چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کبھی میرا دل چاہے اور میں تم سے ملنا چاہوں تو جب چاہوں آ سکتی ہوں. یہی سوال میں تم سے بھی کرنا چاہتی ہوں. نہیں ایرش، میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا. تم مجھے اچھی لگی ہو. ہمارے ہاں جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو بڑی ہی امیدیں بن جاتی ہیں. وہ بولی. میں نے کہا. کس طرح کی امیدیں؟ میں نے سوال کیا اور وہ ہنس پڑی. پھر کہنے لگی. مجھے بھی تم اچھے لگے ہو. میں اکثر تم سے ملتی رہوں گی. میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی. تھوڑی دیر کے بعد ایرش نے مجھے ہمدانی کے فلیٹ پر چھوڑا تو ہمدانی، ہینا اور ذیشان آ چکے تھے. ایرش میرے ساتھ ہی فلیٹ تک آئی تھی. ارے تم لوگ فلیٹ میں کیسے داخل ہوئے؟ چابی تو ہمارے پاس تھی. ایرش نے ان تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. لیجئے. گویا کسی فلیٹ کی دوسری چابی نہیں ہو سکتی. واہ میڈم ایرش، واہ، کبھی کبھی تو آپ کی ذہانت کے سارے ریکارڈ توڑ دیتی ہیں. خیر چھوڑیے، آپ نے ہمارے مہمان کو وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کے مہمان کے لیے تو پوری زندگی قربان کی جا سکتی ہے، ایرش نے بے تکلفی سے کہا، اور سب لوگ ہنسنے لگے. کافی دیر تک ایرش ہمارے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کے بعد پھر اٹھ کر چلی گئی. ہینا بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی. تب ہمدانی نے آنکھ مارتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے کہا. کہو دوست، لڑکی تو تم سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے اندر لڑکیوں کو متاثر کرنے کی بڑی صلاحیت ہے. ایرش کیسی لگی؟ وہ ایک اچھی دوست ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا. چلو ٹھیک ہے، ذیشان بولا. نہیں ذیشان ٹھیک نہیں ہے، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. ارے ارے کہاں؟ ذیشان حیرت سے بولا. تمہارے ساتھ ہی پوری زندگی تھوڑی گزارنی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں بھائی، ہم یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. کچھ عرصے پہلے تم نے ضرور کی تھی یہ بات. ہاں، ہم دونوں ساتھ ساتھ رہ بھی نہیں سکتے. نہیں، میں کون سا ابھی جا رہا ہوں، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں. دیکھو دوست، اگر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری یہاں رہائش کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم ہر طرح کی قسم کھانے کو تیار ہیں.
ایک اچھی کمپنی سی بن گئی ہے، جتنا وقت یہاں گزار سکتے ہو یہاں گزارو، اس کے بعد اگر کہیں جاؤ گے تو بھلا کون منع کر سکتا ہے؟ ہمدانی نے سنجیدہ ہو کر کہا، ارے نہیں ہمدانی، میں نے تو بس ایسے ہی تذکرہ کر دیا۔ اب دیکھو نا، ان چیزوں کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے میں ایری سے تمہارے بارے میں ضرور معلوم کروں گا، کہیں وہ تمہیں لے کر پروفیسر ہیرن کے پاس تو نہیں چلی گئی تھی۔ اصل میں وہ ہیرن کی بڑی عقیدت مند ہے اور اپنے ہر اچھے دوست کو ہیرن سے ضرور ملاتی ہے۔ میرا دل تو چاہا کہ ان دونوں کو ہیرن کی کہیں ہوئی باتوں کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں خاموش ہو کر رہ گیا تھا، دل میں کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ جب تم اپنی ملکہ کو دشمن کے حوالے کرنے پر تیار تھے اور وہ تمہارے دشمن کے سامنے سرنگو کھڑی موت کی منتظر کھڑی تھی، تو اس کو اذیت ناک موت سے کس نے بچایا تھا؟